उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपके जहन में उत्तर प्रदेश को लेकर कौन कौन सी बातें आती हैं? अयोध्या राम मंदिर, ताजमहल, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, बनारस का पान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आ ही गया है तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजनीतिक इतिहास भी बेहद मशहूर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियों से ही होकर गुजरता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास पर नजर डालते हैं और जानेंगे देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिला है। मालूम हो कि 1951 में पहली बार हुए आम चुनाव में नवगठित उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन हुआ था। 429 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 378 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उन्हें दिसंबर 1954 में दिल्ली बुलाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद उनके स्थान पर कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरी बार 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और संपूर्णानंद 1960 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के चलते उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। इसके बाद 1960 में चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो कि बचे हुए कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहे। तीसरी विधानसभा यानी 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस सत्ता में आई और चंद्रभानु गुप्ता फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन पार्टी में आंतरिक कलह की वजह से उनको हटाकर सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौरान वह प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। हालांकि उस समय देश में कांग्रेस का इतना अधिक बोलबाला था कि तीनों ही विधानसभाओं में पार्टी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। पहली बार गैर कांग्रेसी चौधरी चरण सिंह बने मुख्यमंत्री। 1967 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 425 सीटों में से 199 सीट ही जीत सकी। जाट नेता चौधरी चरण सिंह छपरौली सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल का गठन किया। इस दौरान उन्हें समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, राम नारायण और जंग संघ पार्टी से समर्थन प्राप्त था। बता दें कि अप्रैल 1967 में चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन यह सरकार एक साल से ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। चौधरी चरण सिंह 1968 में अपने पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद एक साल तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। राष्ट्रपति शासन के बाद 1969 में चुनाव कराए गए, जिसमें चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल ने और जनसंघ 49 सीटों तक ही सिमट गई। कांग्रेस ने वापसी करते हुए 425 सदस्यों की विधानसभा सीटों में 211 पर जीत दर्ज की और एक बार फिर चंद्रभानु गुप्ता की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार शांत ढंग से चले ऐसा हो ही नहीं सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप एक साल के भीतर ही कांग्रेस में टकराव के बाद चंद्रभानु गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सुई अपने पिछले स्थान पर घूमकर लौटी और फरवरी 1970 में चौधरी चरण सिंह की मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार वापसी हुई। लेकिन कुछ ही महीने के भीतर एक नई समस्या खड़ी हो गई। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के 14 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। हालांकि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, तो चौधरी साहब ने अपनी फरमाइश राष्ट्रपति के सामने रखी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसकी गाज उल्टा खुद उन पर गिरेगी और हुआ यूं ही। बी गोपाल रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह से इस्तीफा मांग लिया, जिसके बाद कुछ समय के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन लगवाया गया। 1970 में दोबारा चुनाव हुए। इस चुनाव में त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन त्रिभुवन बामुश्किल 5 महीने तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री चुने गए और वह 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। इसके बाद फिर से प्रदेश में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन संजय गांधी से उनके मतभेद के चलते 1975 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उत्तराखंड से ही आने वाले एक ब्राह्मण एनडी तिवारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि वह संजय गांधी के काफी करीबी थे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। 425 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस ने 309 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई थी। इंदिरा गांधी के करीबी रहे वीपी सिंह मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन 2 साल में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका कारण था आंतरिक कलह और फूलन देवी का 20 लोगों की हत्या करना। जिसके बाद मुख्यमंत्री बने श्रीपति मिश्रा और 2 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद 1984 में श्रीपति मिश्रा को हटाकर दूसरी बार नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के 1 महीने बाद हुए चुनाव में नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी।
लेकिन कुछ ही महीनों के बाद राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाकर गोरखपुर के ठाकुर वीर बहादुर सिंह को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया गया। वह 1985 से लेकर 1988 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद एनडी तिवारी के एक बार कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वापसी हुई, लेकिन इस बार वह कुछ कमाल नहीं दिखा सके। 1979 के चुनाव में कांग्रेस ने बुरी तरह मार खाई और आज तक उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। वीपी सिंह के नेतृत्व में 1979 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने भाजपा के सहयोग से जीत दर्ज की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के लिए दो दावेदार सामने थे। इनमें मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह के बीच मुकाबला फंसा था। मुलायम सिंह को अजीत सिंह के ऊपर तवज्जो दी गई और वह पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए। अक्टूबर 1990 में जब भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर अयोध्या जा रहे थे तो उन्हें बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में न सिर्फ रोका था बल्कि गिरफ्तार भी किया था। इस घटना के बाद भाजपा ने वीपी सिंह सरकार और प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद सरकार गिर गई थी, वीपी सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री चुने गए, जो जनता दल से अलग हुए थे। वहीं मुलायम सिंह यादव भी चंद्रशेखर के साथ चल दिए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद दोनों ही सरकार नहीं चल पाई। मुलायम सिंह यादव इस समय तक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा कांग्रेस विरोधी चेहरा बन चुका था। 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल की राजनीति का सामना करने के लिए ओबीसी वर्ग से आने वाले लोधी नेता को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। बीजेपी इस चुनाव में 425 में से 221 सीटें जीतने में कामयाब रही। कल्याण सिंह की छवि एक सख्त मुख्यमंत्री के रूप में थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद कांड के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जोड़ी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। बसपा ने 1995 में सपा से गठबंधन तोड़ दिया। सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद मायावती ने भाजपा से हाथ मिलाया और चुनाव कराने के लिए राज्यपाल मोतीलाल वोरा को पत्र लिखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में मायावती पहली दलित मुख्यमंत्री चुनी गई। 1997 में भाजपा ने बसपा के साथ एक समझौता किया। भाजपा ने एक फॉर्मूला दिया कि 6 महीने बसपा और 6 महीने भाजपा का मुख्यमंत्री प्रदेश में रहेगा। इस समय तक बसपा के पास 67 विधायक थे। बसपा की मायावती पहले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। कांग्रेस और बसपा से झटका खाने के बाद भाजपा को नए गुट जनतांत्रिक बसपा, जिसके मुखिया चौधरी नरेंद्र सिंह थे, और लोकतांत्रिक कांग्रेस के मुखिया नरेश अग्रवाल का साथ मिला। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 21 फरवरी 1998 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया था। कल्याण सिंह ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। जगदम्बिका पाल मौजूदा समय में भाजपा के सांसद है। 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हार गई। इस चुनाव में भाजपा सिर्फ 58 सीटों तक ही सिमट गई। इन सब के बीच कल्याण सिंह के खिलाफ गुटबाजी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा के राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कल्याण सिंह ने भाजपा से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद के वर्षों में वह फिर से भाजपा में लौट आए थे। भाजपा के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता के बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। वह अपने कैबिनेट के साथियों को भी नहीं पहचान पाते। नतीजा यह हुआ कि राजनाथ सिंह अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी आलाकमान ने राजनाथ सिंह को वापस दिल्ली बुला लिया था। उन्हें भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। उन्होंने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। 2002 में भाजपा के समर्थन से मायावती तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2003 में मायावती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 19 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें बसपा का साथ मिला था और वह 2007 तक इस पद पर बने रहे। मुलायम सिंह की सरकार के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ने के आरोप लगे थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लौटी। मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1991 के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी। इस चुनाव में दलित और ब्राह्मण का कार्ड जमकर बसपा के पाले में चला गया था। इसका नतीजा था कि 403 विधानसभा की सीटों में से 206 पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। मायावती ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हर तरफ लहर थी, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में दिखा। इस चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। इस बार मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया।
अखिलेश यादव ने भी अपनी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटों पर जीत मिली थी। फिर आया साल 2017 का विधानसभा चुनाव। केंद्र में मोदी सरकार थी, हर तरफ मोदी लहर थी। भारतीय जनता पार्टी एक एक कर कई राज्यों में अपनी जीत का परचम लहरा रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मानो हर तरफ भगवा था। समाजवादी पार्टी और बसपा मानो रेस से ही बाहर हो गई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 312 सीटें मिली। वहीं यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव की पार्टी सपा को 47 और दलित वोटों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी को 19 सीट ही मिली थी। इस तरह बीजेपी में यूपी का दिल जीत लिया। पार्टी में योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी 5 साल की पारी पूरी की है। अब है 2022, चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 10 मार्च 2022 को यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलती है। इस बात से आपको पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन कौन से नेता बैठ चुके हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज।